हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन जो है ये है मॉक टेस्ट पार्ट 7, ठीक है। इसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी पढ़ने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद, ठीक है। और टोटल इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आया करते हैं। और इस सेशन के लास्ट में आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। वेयर इज द वांगला फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में, ठीक है। यह त्योहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य देवता है बिसी सलजोंग, जो कि एक सूर्य देवता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्धिक ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, जो भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। थेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच इज अ पार्ट ऑफ डैश अ कलेक्शन ऑफ वर्सेज कंपोज्ड बाय नन्स। पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा ऑप्शन है महावमसा और तीसरा ऑप्शन है दीपवमसा और चौथा ऑप्शन है सुत्त पिटक। तो ये है आपका सुत्त पिटक, ठीक है। जो थेरी गाथा है ये बड़े भिक्षुओं के छंद या फिर कविताएं हैं, उन भिक्षुओं द्वारा अरहंतता की ओर अग्रसर थी, ठीक है। यह खंडक निकाय का एक भाग है जो सुत्त पिटक के भीतर छोटी कहानी, कविताओं या फिर छंदों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को मनोनीत करते हैं और अन्य सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश मेंबर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ दियर एक्सलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल 12 है। यह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राजनीति स्वतंत्र उत्कृष्टता के आधार पर मनोनीत होते हैं, जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में अद्वितीय योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका दूसरा ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया है भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने की अनुमति नहीं है। एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट प्लीड एज एन एडवोकेट बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे वेतन या भुगतान किया जाता है जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जजेज आर पेड सैलरीज विच आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये तीनों में से पूछा गया है कि आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि सिर्फ दूसरा सही है, दूसरा है कि सिर्फ पहला सही है, तीसरा है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है और फोर्थ है कि केवल तीसरा सही है। तो इसके हिसाब से ये तीनों सही है, ठीक है। ऑल थ्री आर करेक्ट। बात करें नियुक्ति की तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर सलाह मशवरा कंसल्टेशन शामिल है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से, ठीक है। दूसरा है बात बानी, यानी संविधान के आर्टिकल 145(3) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को अधिवक्ता के रूप में पुनः पैरवी करने की अनुमति नहीं है। और इनकी वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक और सेल बनाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज टू मेक फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स। पहला ऑप्शन है एसआई, दूसरा है एस, तीसरा है एससी और चौथा है एसयू। ठीक है, तो ये है आपका सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन दुनिया में सबसे आम और प्रभावी अर्धचालक सामग्री है सौर कोशिकाओं में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अन्य विकल्प जैसे सेलेनियम, जिसको एससी बोला जाता है शॉर्ट में, कुछ विशेष सोलर उत्पादनों या फिर प्रयोग में उपयोग होते हैं लेकिन पूरी तरह से सामान्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर नहीं है था। Among the 16 महाजनपद which of the following was not a capital city। पहला है उज्जैन, दूसरा है अवंती, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है कौशाम्बी। तो ये है आपका अवंती। ठीक है, अवंती खुद में एक महाजनपद था। अवंती महाजनपद के दो हिस्से होते थे। पहला है पूर्व अवंती यानी उज्जैनी और दूसरा है पश्चिम अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, और श्रावस्ती की जो राजधानी है ये है किस महाजनपद की, कोसल महाजनपद की। और कौशाम्बी जो आपका राजधानी है ये है वत्स महाजनपद की। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवंती। अगला क्वेश्चन है इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जा सकता है। ऑन विच कॉन्टिनेंट इज द इबेरियन पेनिसुला फाउंड। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है एशिया और फोर्थ ऑप्शन है यूरोप। तो ये आपका पाया जाता है यूरोप में। ठीक है, इबेरियन प्रायद्वीप में मुख्यतः स्पेन और पुर्तगाल शामिल है और थोड़ा बहुत एंडोर्स कस वैगरा शामिल है। ठीक है, इस प्रायद्वीप की सीमाएं पायरेनीज पहाड़ियों से होती हैं जो कि इसे बाकी यूरोप से अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो एक निजातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं। बोडो एंड एथनो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी आर नेटिव टू विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। पहला है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है अंडमान एंड निकोबार। तो जो बोडो जनजाति है ये मुख्यतः पाए जाते हैं असम राज्य में। ठीक है, बोडो भारत की एक मुख्य जनजाति है, विशेष रूप से असम में बसे हुए हैं। इनके में भोजपुरी उत्तरी पूर्वी भारत की भाषाएं, भाषिक विविधता में बोडो प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऑन 20 फरवरी 1947 हु डिक्लेयर्ड दैट पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू इंडियंस बाय जून 1948। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लॉर्ड वेवेल और थर्ड है लॉर्ड माउंटबेटन और फोर्थ है क्लीमेंट एटली। ये है आपके क्लीमेंट एटली। ठीक है, एटली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। इस घोषणा के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत को आत्मशासन की ओर बढ़ने का इरादा दिखाया। हालांकि बाद में भारत की आज़ादी अगस्त 1947 में हुई। जून 1948 की तारीख पर सत्ता पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 1.5 लाख से अधिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी constituted in state having population not exceeding 1.5 लाख। पहला है 20, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10। तो ये है आपका 20 लाख। ठीक है, यह प्रावधान भारत के संविधान के भाग 9 में है जो पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख से यानी 2 मिलियन से कम या बराबर हो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत अनिवार्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रमुख रणनीतिक उद्योगों को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अपनाया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग को डैश में वर्गीकृत किया गया था। टू अचीव द गोल ऑफ सोशलिस्ट स्टेट विथ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज the industrial policy resolution 1956 was adopted. According to this resolution, industries were classified into dash। पहला है 2 श्रेणियों में यानी 2 कैटेगरीज में, दूसरा है 5 श्रेणी में, तीसरा है 3 श्रेणी में और चौथा है 4 श्रेणी में।
तो ये कैटेगराइज किया गया था 3 श्रेणी में, ठीक है। ईयर 1956 ने उद्योग को शेड्यूल ए, बी और सी में बांटा था, ठीक है। शेड्यूल ए में पूरी तरह से राज्य या फिर सरकार के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल थे। शेड्यूल बी में उद्योग जहां राज्य मुख्य भूमिका निभाएगा पर निजी क्षेत्र भी सीमित निवेश कर सकता है, ठीक है। और शेड्यूल सी में वो उद्योग था जिसमें बाकी सभी उद्योग निजी क्षेत्र को खुले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी इज करेक्ट? पहला है, धन खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है। मनी सर्व्स एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। थर्ड है, पैसे की मध्यस्थता के बिना आर्थिक आदान प्रदान की वस्तु विनिमय कहा जा सकता है। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट मनी एज अ मीडियम इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। और थर्ड है, मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, यानी द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो इन चारों में से गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यही पैसे की यानी यूनिट ऑफ अकाउंट की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2001 to 11 इज अप्रोक्सीमेटली डैश। पहला है 20.98%, सेकेंड है 17.64%, थर्ड है 12% और फोर्थ है 14.8%। तो ये था आपका पॉपुलेशन वृद्धि दर 17.64%, ठीक है। 1991 से 2001 में यह दर 21.54% थी। 2001 से 2011 में यह घटकर 17.64% हुई थी। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ यानी 1.21 बिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने पर घटते प्रतिफल तब होते हैं जब डैश। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर व्हेन डैश। पहला ऑप्शन है, सभी आगतों में वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। दूसरा है, सभी आगतों में वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि में से कम वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। और थर्ड है, सभी आगतों में कमी से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि होती है, यानी डिक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। और फोर्थ है, सभी आगतों में कमी से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम होती है, यानी डिक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। डिमिनिशिंग रिटर्न टू सेल ये तब होता है जब होता है आपका सभी आगतों में वृद्धि से उत्पादन से अनुपातिक वृद्धि से कम वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, ये तभी संभव होता है। बात करें रिटर्न्स टू स्केल के बारे में तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें आउटपुट बढ़ता है ज्यादा अनुपात में, ठीक है। सेकेंड है कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी आउटपुट समान अनुपात में बढ़ता है। और थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी आउटपुट कम अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग डैश किलोमीटर की भूमि सीमा है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। पहला ऑप्शन है 5055, सेकेंड ऑप्शन है 20233, थर्ड ऑप्शन है 7516 और फोर्थ ऑप्शन है 15106। तो ये शेयर करता है टोटल 15,106 किलोमीटर का, ठीक है। भारत की कुल स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर का है। यह 7 देशों से जुड़ी है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी डैश के उद्देश्य से। जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 1989 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। पहला है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु अतिरिक्त आय देना। सेकंड है जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए आवास उपलब्ध कराना। थर्ड है जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए विदेशी निवेश उत्पन्न करना। और फोर्थ है जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार पैदा करना। तो जो जवाहर रोजगार योजना था ये था संबंधित आपके जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार पैदा करने से। ठीक है, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर और न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं देना था। बाद में इसे अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं में समाहित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। पहला है आर्टिकल 43, दूसरा है 42, तीसरा है 45 और फोर्थ है 44। तो ये है आपका आर्टिकल 45। ठीक है, ये आर्टिकल डीपीएसपी का एक हिस्सा है जो कि 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, इसे संशोधित किया गया था और बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जिसको आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है असफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। द असफ इमामबाड़ा बिल्ट बाय असफउद्दौला इज लोकेटेड इन डैश। पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आगरा और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो ये सिचुएटेड है यानी लोकेटेड है लखनऊ में। ठीक है, इसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1784 में अकाल पीड़ितों को रोजगार देने के लिए कराया गया था। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा बिना सहारे का आर्क हॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? What was the formal name of the Bombay Plan published in 1944 to 45? पहला ऑप्शन है भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना यानी अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। दूसरा है भारत के औद्योगिक विकास की एक योजना अ प्लान फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की योजना अ प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा है भारत के सामरिक विकास की एक योजना और प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बॉम्बे प्लान था ये संबंधित था भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना से। ठीक है, यह योजना उद्योगपतियों जैसे जेआरडी टाटा, जीडी बिरला द्वारा तैयार की गई थी। इसमें राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पार्ट ऑफ द हीम ऑफ ह्यूमन बॉडी? पहला है आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है मैग्नीज। ये है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में हीम ग्रुप होते हैं जिसमें आयरन बंधा होता है। ठीक है, यही आयरन ऑक्सीजन से बंधकर रक्त को लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश है। यह कहाँ है? ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स ऑल्सो नोन एज द मालदीव आर्कीपेलेगो इज एन इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ विच ओशियन? पहला है हिंद महासागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है दक्षिण चीन सागर और चौथा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये है हिंद महासागर में। मालदीव नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में फैला हुआ द्वीप समूह है। यह कुल 1192 अप्रोक्सीमेटली प्रवाल द्वीपों और एटलस से बना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। और डैश इज अ पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट that implements electric resistance as a circuit element।
पहला ऑप्शन है कैपेसिटर, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है अवरोध और फोर्थ है डायोड। तो ये है आपका अवरोध यानी रजिस्टर, ठीक है। अवरोध यानी रजिस्टर वह घटक है जो धारा को सीमित करता है और वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करता है। इसकी इकाई ओम होती है। अवरोध सर्किट डिजाइन में लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? विच 5 ईयर प्लान हैड अ स्लोगन टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ? पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 11वीं। तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि था 2007 से 2012 के बीच में, इसका फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ अर्थात समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को सामाजिक न्याय, समानता एवं विकास की अधिक समान पहुंच के साथ जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में जनसाधारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मौजूद नहीं थी? At the time of independence, which of the following services was not available to the common people of India? पहला ऑप्शन है कॉल सेंटर, दूसरा है डाक सेवाएं, तीसरा है टेलीग्राफ सेवा और चौथा है रेलवे। तो ये है आपका कॉल सेंटर, ठीक है। तब कॉल सेंटर नहीं हुआ करता था। डाक, टेलीग्राफ और रेलवे सेवाएं आज़ादी से पहले ही अस्तित्व में थी। कॉल सेंटर एक आधुनिक सेवा है जो सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विकास के बाद अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन दिया गया है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यह किससे संबंधित है? विच प्रिंसिपल स्टेट दैट्स अ बॉडी होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेज एन अपवर्ड बायोंड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड? ये है पहला आपका ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है बर्नौली का सिद्धांत, तीसरा है बियर लैम्बर्ट नियम और चौथा है पास्कल का नियम। तो ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था। यह जहाजों, पनडुब्बियों, फ्लोटिंग उपकरणों आदि के डिजाइन में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति यूनिट टैक्स क्या है? व्हाट इज द पर यूनिट टैक्स यानी यूनिट टैक्स? पहला ऑप्शन है एक कर जो कारखाना आयात पर कुल इकाई खरीद पर लगाया जाता है, दूसरा है एक कर जो कारखाना उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाया जाता है और तीसरा है एक कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है और चौथा है एक कर जो सरकार आयात पर प्रति यूनिट खरीद पर लगाती है। तो यूनिट पर टैक्स वह कहलाता है जो होता है कि एक कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है, ठीक है। इसे स्पेसिफिक टैक्स भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रत्येक इकाई पर एक निश्चित राशि होती है। यह कर दर से भिन्न है जो मूल्य के अनुपात में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर के वास्तविक या वास्तविक मूल्य को उसके नियोजित मूल्य से विपरीत डैश कहा जाता है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज अपोज टू इट्स प्लान्ड वैल्यू इज कॉल्ड डैश। पहला है एक्स फ्लो, दूसरा है ऑप्शन एक्स पोस्ट, तीसरा है एक्स एंटे, चौथा ऑप्शन है एक्स बार्टर, ठीक है। ये कहलाता है आपका एक्स एंटे कहलाता है पूर्वानुमान या योजनाबद्ध मूल्य, ठीक है। और एक्स पोस्ट कहलाता है वास्तविक परिमाण या मूल्य जो बाद में ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इन विच इंडियन स्टेट डू ट्राइबल पीपल सेलिब्रेट द सरहुल फेस्टिवल? इन विच द साल ट्री इज वर्शिप्ड फॉर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो ये है आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल त्योहार हामुओ आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है और इसमें साल वृक्ष को सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज नोन फॉर कॉपर माइंस? पहला ऑप्शन है खेतड़ी, दूसरा ऑप्शन है रत्नागिरी, तीसरा है कुद्रेमुख और चौथा है कोलार। तो ये है आपका खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी जो कि राजस्थान भारत की एक प्रमुख तांबा खदान है। इसे खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL द्वारा संचालित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से प्रावधान से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution provides for protection of monuments, places and objects of national importance? पहला है आर्टिकल 43, दूसरा है 49, तीसरा है 48 और चौथा है 48A। आपका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 49। ठीक है, आर्टिकल 49 भारत के डीपीएसपी से संबंधित है। यह राज्य पर यह दायित्व रखता है कि वह संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण विधि द्वारा करे। यह न्यायालयीन रूप से यानी इन्फोर्सिबल नहीं है क्योंकि यह डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स डज अ नॉर्मल ह्यूमन है? पहला है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और चौथा है 4। तो ये होता है आपका 2। ठीक है, मानव के प्रत्येक शारीरिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, जो कि XX महिलाओं में होती है और XY पुरुषों में होती है। अन्य 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड इन एशिया? पहला है ओसाका, दूसरा है रॉटरडम, तीसरा है संघाई और चौथा है सिंगापुर। तो ये है आपका रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम यूरोप यानी जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो ओसाका है ये जापान में स्थित है, संघाई चीन में स्थित है और सिंगापुर ये एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह-स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग को फाउंडर द कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी एंड फाउंडेड द ब्रह्म समाज? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो ये है आपके राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो कि थे 1972 से लेकर 1833 तक, इनको भारतीय नूतनीकरण आंदोलन यानी रिनेसेंस का पिता माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी में उन्होंने धार्मिक सुधार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के भीतर ए स्मॉल ए फीचर डैश विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इन MS वर्ड 2016 विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब द ए स्मॉल ए फीचर रिप्रेजेंट विच ऑप्शन? पहला है टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी, दूसरा है चेंज केस, तीसरा है क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग और चौथा है स्ट्राइक थ्रू। ये संबंधित है चेंज केस से। ठीक है, जो ये आपका फीचर है इसका मुख्य रूप है अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस आदि विकल्प इसके द्वारा चुना जा सकता है। ठीक है, यह फीचर टेक्स्ट को केस में बदलने में मदद करता है यानी हर स्थिति में बदलने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज स्पेसिफाइड एज अ एनुअल फिनांस स्टेटमेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है 115, दूसरा है 114, तीसरा है 112 और चौथा है 113। तो ये है आपका अनुच्छेद 112। आर्टिकल 112 कहता है कि एनुअल फिनांस स्टेटमेंट संसद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह संसदीय नियंत्रण और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? पहला है NTA और SSC की स्थापना, दूसरा है UPSC और SPSC की स्थापना, तीसरा है NTA की स्थापना और चौथा है SSC की स्थापना। आर्टिकल 315 संबंधित है UPSC और SPSC की स्थापना से। ठीक है, अनुच्छेद 315 कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से यानी संघ और राज्य सेवा आयोगों की स्थापना की जाए। भारत में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस इसी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के राजा अंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा was constructed in 999 AD by राजा धंगदेव of which dynasty? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट वंश, दूसरा है आपका चालुक्य वंश, तीसरा है चंदेल वंश और चौथा है कलचुरी वंश। जो राजा धंगदेव थे ये संबंधित थे चंदेल वंश से, ठीक है। यह मंदिर खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चंदेल राजा धंगदेव के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफेरस ट्री? पहला है देवदार, दूसरा है पाइन, तीसरा है स्प्रूस और चौथा है जैट्रोफा। ये है आपका जैट्रोफा, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष यानी कॉनिफर्स वे होते हैं जो कोन्स बनाते हैं, जैसे देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि। जैट्रोफा एक फ्लोरा पौधा है जो फूल देने वाला पौधा है, न कि शंकुधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों को विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? इन अ टेम्पल ऑफ इन मथ ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन इंस्टॉल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्टेट? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। ये आपका स्थापित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मठ या फिर मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा क्षेत्र में कुषाण काल की कलाकृतियां और धार्मिक स्मारक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से अपनाया गया था? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? पहला है यूएसएसआर, दूसरा है जापान, तीसरा है यूएसए और चौथा है आयरलैंड से। ये अपनाया गया था यूएसएसआर से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। यह विचार यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट? पहला है आर्टिकल 214, दूसरा है 248, तीसरा है 188 और चौथा है 148। ये संबंधित है 214, ठीक है। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, जो कि निहित है भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत, जिसमें आर्टिकल आता है 214 से लेकर 231 के बीच। इसमें उच्च न्यायालयों की व्यवस्था, शक्तियां और न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि प्रावधान सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है डैश में लोकप्रिय हुई मंदिर स्थापत्य की शैली नागर के नाम से जानी जाती है? द टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज नागर बिकम पॉपुलर इन डैश? पहला है उत्तर भारत, दूसरा है पश्चिम भारत, तीसरा है दक्षिण भारत और चौथा है पूर्वी भारत। तो ये आपका फेमस है उत्तरी भारत में, ठीक है। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित रही है, जहां मंदिरों की शिखर यानी स्पायर ऊपर की ओर उठती हुई होती हुई है। अन्य शैलियों में द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत का है और मिश्रित शैली आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? एज पर इंडियाज 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो ये है आपका केरल राज्य, ठीक है। 2011 के जनगणना में भारत का औसतन लिंगानुपात 940 था। केरल ने महिलाओं की बेहतर सामाजिक स्थिति, स्वच्छता सुविधाओं और साक्षरता के कारण यह उच्च लिंगानुपात प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबल में IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इन निबल? पहला है 16 निबल्स, दूसरा है 6 निबल, थर्ड है 8 निबल्स और चौथा है 4 निबल्स। तो ये होता है आपका 8 निबल, ठीक है। IPv4 एड्रेस जो कि 32 बीट का होता है और एक निबल के बराबर 4 बीट होता है, ठीक है। इसे 4 ऑक्टेट में विभाजित किया जाता है, जैसे 192.168.0.1 और जो ये अलग अलग होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑक्टेट, ठीक है। और एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर 255 तक मैक्सिमम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और डैश घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2009 वॉज पॉपुलर फॉर ख्याल सिंगिंग एंड बिलोंग टू विच घराना? पहला है ग्वालियर, दूसरा है किराना, तीसरा है पटियाला और चौथा है आगरा। तो ये संबंधित है किराना घराने से, ठीक है। किराना घराने की विशेषता स्वरों और लय परक विस्तार पर जोर है। पंडित भीमसेन जोशी ने भक्ति और ख्याल गायन दोनों में महारत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? हु सक्सीडेड बेगम शाहजहां अब भोपाल एंड मेड फंड्स अवेलेबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट सांची? पहला है चांद बीबी, दूसरा है मरियम उज जमानी, तीसरा है रजिया सुल्तान और फोर्थ है सुल्तान जहान बेगम। तो ये है आपका सुल्तान जहान बेगम, ठीक है। सुल्तान जहान बेगम जो कि 1858 और 1930 के बीच में थी, इन्होंने भोपाल की एक महत्वपूर्ण शासिका का रोल निभाया था, ठीक है। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्मारकों के संरक्षण के लिए बड़े प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया? पहला है मुंबई हाई, दूसरा है कोलार, तीसरा है बोकारो और चौथा है झरिया। तो ये है आपका मुंबई हाई, ठीक है। जितने भी ओएनजीसी या फिर नायरा के जो प्लांट लगे हुए हैं ये सारे मुंबई हाई में ही लगे हुए हैं। मुंबई हाई भारत का एक प्रमुख ऑफशोर तेल क्षेत्र है। यह भारत की तेल उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? इन 1851 हु डिस्क्राइब द किंग ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल वन डे फॉल इनटू आवर माउथ? पहला है वॉरेन हास्टिंग, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है विलियम बेंटिंग और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। ये कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी ने इस तरह की टिप्पणी की थी क्योंकि वह अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की नीति पर विचार कर रहे थे। बाद में 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्राकृतिक लेवी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नदी अपरदनात्मक स्थल रूप यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर, दूसरा है पवन के निक्षेपण स्थल रूप यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड, तीसरा है पवन के अपर्दन स्थल रूप यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड और चौथा है नदी के निक्षेपण स्थल रूप यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। प्राकृतिक लेवी या फिर तटबंध उसको कहा जाता है जो कि नदी के निक्षेपण स्थल को कहा जाता है, यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर्स को कहा जाता है। प्राकृतिक लेवी पानी की बाढ़ के दौरान नदी के किनारे जमा हो गई मिट्टी या फिर लवण से बनी होती है। ये किनारे को ऊंचाई देते हैं और बाढ़ के समय नदी को सीमित करती है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल लोकेटेड? पहला है बेल्जियम, दूसरा है चीन, तीसरा है वेनेजुएला और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका सिचुएटेड है आपका वेनेजुएला में, ठीक है। एंजल फॉल्स की ऊंचाई लगभग 979 मीटर है यानी कि 3212 फुट। यह वेनेजुएला के पनामा नेशनल पार्क बोलीवर राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आज के वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।